देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं और जहाँ पर साइंस पूछी जाती है तो ये क्लास आपके लिए जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये क्लास फ्रेंड्स आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है जहाँ पर साइंस पूछी जाती है। और क्लास 9th के NCERT साइंस में हम लोग आज चैप्टर नंबर 1 के, चैप्टर नंबर 2 के और चैप्टर नंबर 3 के MCQs को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और स्क्रीन पे आपको पहला प्रश्न भी दिखाई दे रहा होगा। देखिए फ्रेंड्स, सूखी बर्फ़ है, यानी कि इसको हम लोग ड्राई आइस भी बोलते हैं। ठीक है, ड्राई आइस भी इसको जो है कि हम लोग बोलते हैं। और ये फ्रेंड्स आप जो है कि देखिएगा, सूखी बर्फ़ क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है, ये आपका जो है कि सूखा बर्फ़ या ड्राई आइस बोला जाता है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप जो है कि कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल हम लोग जो है कि MCQs कैसे करते हैं तो ये आपका जो है कि देखिए यहाँ से हाईलाइट किया गया है क्लास 9th के NCERT बुक से। और यहाँ पर देखिए ये प्रश्न है और ये प्रश्न जो है कि देखिए यहाँ से हाईलाइट करके यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स क्लास जो है कि आपकी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर देखिएगा दूसरा प्रश्न आपको जो है कि स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ठोस की विशेषता जो है कि आसानी से जो है कि ठोस नहीं बहता है, ये क्या है, तो ठोस की विशेषता नहीं है। ठीक है, देखिए बारीक अणु बारीक से पैक किए जाते हैं, यानी कि ये हमारा जो है कि सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए निश्चित आकार होते हैं ठोस के, तो ये भी आपकी ठोस की जो है कि विशेषता है। लेकिन ठोस की विशेषता इसमें से कौन सा नहीं है, तो आसानी से जो है कि ठोस हमारा बहता नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर फ्रेंड्स ये आपकी किसकी विशेषता है, तो ये आपकी जो है कि द्रव की जो है कि विशेषता है। और ये जो है कि गैस की भी विशेषता है। ठीक है, ये आसानी से बह जाते हैं, द्रव और गैस दोनों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ से दिया भी गया है। देखिए इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड्य होती है। वह बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार से को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस जो है कि टूट जाते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता है। ठीक है, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। ठीक है, तो ये ठोस की यहाँ पर दिया गया था। और यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न हमारा जो है कि क्या है, तो देखिए किसी पदार्थ को ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सभी एग्ज़ाम्स में लगभग ये प्रश्न जो है कि पूछा ही जाता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है। और सीधे जो है कि ठोस से किस में बदलता है, तो ये सीधे जो है कि ठोस से गैस में जो है कि बदल जाता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। देखिए यहाँ से ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस बोला जाता है। और यहाँ से देखिए द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। और देखिए गैस से सीधे ठोस में बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो निक्षेपण हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्लास 9th की और NCERT साइंस की बुक है। और उसमें फ्रेंड्स डायरेक्टली जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हम लोग जो है कि चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा 4 नंबर का प्रश्न क्या है, और पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, उनमें कैसी ऊर्जा होती है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और उनमें जो है कि कैसी ऊर्जा होती है, तो उनमें जो है कि आपकी होती है गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ से देखिए पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अपना जो है कि अगला प्रश्न। देखिए नमक, चीनी व पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो जाते हैं, इसका कारण जो है कि बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो है कि कारण क्या है, तो कणों के बीच रिक्त स्थान
होते हैं। किनके कणों के बीच? तो चीनी हो गया, नमक हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, इनके जो है कि कणों के बीच जो है कि रिक्त स्थान होता है, इसलिए ये क्या होते हैं? तो समान रूप से पानी में वितरित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से और ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। देखिए जैसे यहाँ पे दिया गया है, नमक, शर्करा, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए तो इनके क्या होता है? पदार्थ के कणों के बीच जो है कि रिक्त स्थान होता है। देखिए पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है, ठीक है। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, ये जो है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील भी होते हैं। और यहाँ पर देखिएगा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कण की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। और आपके फ्रेंड्स देखिए, आप जो है कि NCERT बुक्स को पढ़िएगा तो आपको ये लगेगा कि जो है कि बहुत ही बोरिंग है, ठीक है। लेकिन आपके लिए यहाँ पर फ्रेंड्स जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप कम समय में आप जो है कि NCERT को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए सभी प्रश्न आप जो है कि देखिए आगे आपका आने वाला एग्ज़ाम क्या है, जो आप जो है कि दे रहे हैं बिहार SI में दे रहे हैं, ठीक है। और जो है कि यूपी पुलिस आएगी, UPSI हो गया, RRB ग्रुप D हो गया, NTPC हो गया, और जो है कि आपके स्टेट में जहाँ पर साइंस फ्रेंड्स प्रश्न पूछा जाता है वहाँ पर ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो है कि आपका 6 क्या है? देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6, वायु की गति में वृद्धि पर वाष्पीकरण कैसा होगा, ठीक है। तो वाष्पीकरण फ्रेंड्स जो है कि ज़्यादा होगा जब वायु की गति तेज होगी। मतलब फ्रेंड्स इसका साफ तौर पे ये है कि देखिए जब हवा तेज चलती है तो आपको एहसास होता है कि कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है। और देखिए आप जो है कि नहाकर मान लीजिए कि निकले हैं, ठीक है, नहाकर जो है कि निकले हैं तो आपके जो शरीर पे जो पानी होता है, जब आप जो है कि पंखे में जाते हैं तो आपको ध्यान दिए होंगे जो है कि पानी जल्दी सूख जाता है, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि वायु की गति में वृद्धि पर वाष्पीकरण कैसा होगा? तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा, देखिए तापमान में वृद्धि, देखिए तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे जो है कि वाष्पीकृत हो जाते हैं। देखिए आर्द्रता में कमी, देखिए वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, ठीक है। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में जो है कि एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होता है। देखिए जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी? घट जाएगी, ठीक है। और देखिए ये आपका प्रश्न यहाँ से बनाया गया था, वायु की गति में वृद्धि। हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। और देखिए वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ जो है कि उड़ जाते हैं जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा जो है कि घट जाती है। मतलब जलवाष्प की मात्रा घट जाती है, मतलब सूख जाते हैं कपड़े या आपके बॉडी में जो पानी लगा होता है वो जो है कि जब हवा तेज चलती है पंखे की तो उसमें सूख जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यही है। और यहाँ पर देखिएगा, सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण कैसा होगा, ठीक है। तो देखिए सतह क्षेत्र बढ़ने पर जो है कि वाष्पीकरण फ्रेंड्स ये आपका जो है कि ज़्यादा होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सतही क्षेत्र बढ़ने का मतलब फ्रेंड्स वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, मतलब इसका जो है कि जैसे आप जो है कि फॉर एग्जांपल देखे होंगे, मान लीजिए कि कोई चद्दर है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई आपने बेडशीट हो गया, चद्दर हो गया, उसको धोए हैं, ठीक है। उसको धो के जब आप सुखाने के लिए डालते हैं तो आप जो है कि देखे होंगे कि अगर आप उसको बढ़िया तरीके से जब आप फैला कर डालते हैं जो है कि तो वो जल्दी सूख जाता है, ठीक है। और ऐसे ले जाके जो है कि ऐसे रख देंगे, उसको जो है कि फैलाएंगे नहीं तो वो क्या होगा, वो जो है कि जल्दी सूखेगा नहीं, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि सतह क्षेत्र बढ़ने पर, अब हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर जो है कि बढ़ जाती है, ठीक है। तो सतही क्षेत्र बढ़ने का मतलब वाष्पीकरण की दर जो है कि बढ़ जाती है, मतलब जब आप फैला कर जो है कि चद्दर या बेडशीट को डालते हैं सुखाने के लिए तो वो जल्दी सूख जाते हैं। जैसे देखिए कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके एग्जाम्स में प्रश्न बन सकता है। और यहाँ से देखिएगा 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलेंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 10 डिग्री हमसे बोला गया है, 100 डिग्री सेल्सियस को जो है कि केल्विन में कैसे बदलेंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स 100 डिग्री सेल्सियस को हम लोग केल्विन में बदलेंगे। देखिए 273 प्लस 100 डिग्री सेल्सियस बराबर यहाँ पे
373 केल्विन हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये चीज़ आपके जो है कि NCERT बुक्स में दी गई है। देखिए यहाँ से जब आप देखेंगे कि देखिए जल के लिए यह तापमान 373 के यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस, तो देखिए 273 प्लस 100 यानी कि 373 के हो जाता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और देखिए वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं, इसे उसी तरह परिभाषित कीजिए जैसे हमने संगलन की प्रमुख प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया था। ठीक है, तो यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ें थी। और यहाँ से देखिए 373 के यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप के कणों की ऊर्जा पानी के कणों की ऊर्जा से कैसी होती है, तो ये होती है फ्रेंड्स अधिक होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा, देखिए यहाँ से जब आप थोड़ा सा जब आप जाएंगे तो देखिए 373 के यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प। इसी पेज पे जब आप थोड़ा सा जो है कि आगे इधर आएंगे तो देखिए कि जो है कि कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। ठीक है, तो ये आपका जो है कि दिया गया है। और आगे हम लोग फ्रेंड्स बढ़ेंगे अपने जो है कि अगले प्रश्न की तरफ। देखिए वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स वायुमंडलीय दाब पर जो है कि वह तापमान जिसमें द्रव उबलने लगता है तो वो जो है कि हमारा उसे हम लोग क्वथनांक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने वाली ऊर्जा का जो है कि क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए वायुमंडलीय दाब पर जो है कि 1 केजी यानी कि 1 किलो मान लीजिए ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे जो है कि संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान कैसा रहता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स ठोस के जो है कि गलने की प्रक्रिया में तापमान जो है कि हमारा समान रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखते हैं आगे। देखिए किसी तरह की वृद्धि दर्शाए बिना ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है, उस ऊष्मा को हम लोग जो है कि क्या कहते हैं, तो उस जो है कि ऊष्मा को हम लोग जो है कि गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने जो है कि अगले प्रश्न की तरफ। देखिए संगलन किसे बोलते हैं। ठीक है, तो संगलन फ्रेंड्स किसे कहा जाता है, तो संगलन जो है कि ठोस से द्रव में परिवर्तन, ये हमारा जो है कि संगलन कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखते हैं। देखिए वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस उसे गलनांक पर द्रव में बदलता है जिसे उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा आगे हम लोग बढ़ते हैं। और यहाँ से देखिएगा अपना जो है कि अगला प्रश्न। देखिए तापमान बढ़ने पर बर्फ पिघलकर द्रव यानी कि जल में किस वजह से परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स ताप बढ़ने पर बर्फ पिघलकर जो है कि जो है कि किस वजह से परिवर्तित द्रव में परिवर्तित, यहाँ पे देखिएगा तापमान बढ़ने पर बर्फ पिघलकर जल या द्रव में किस वजह से परिवर्तित हो जाता है, तो ये जो है कि गतिज ऊर्जा बढ़ने से जो है कि ये परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा आगे। देखिए यहाँ से देखिएगा ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत रिक्त स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर जब देखिए ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, जिसे न्यूनतम यहाँ पे देखिएगा, जिसे न्यूनतम ताप पर जो है कि ठोस पिघलकर द्रव में बन जाता है,
वह उसका क्या कहलाता है, तो गलनांक कहलाता है। ठीक है। और देखिए किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को जो है कि दर्शाता है। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा सीएनजी का जो है कि पूरा रूप क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स सीएनजी का जो है कि पूर्ण रूप संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे अपने जो है कि एलपीजी का पूर्ण रूप जो है कि पूरा रूप क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स ये होता है आपका जो है कि ये होता है आपका जो है कि क्या, द्रवित पेट्रोलियम गैस होता है, इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए हमारे घरों में जो है कि खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली जो है कि देखिए उपयोग की जाने वाली द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का जो है कि उपयोग होता है। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम्स में प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। देखिए जलचर प्राणी जो है कि श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से लाते हैं। तो ये जो है कि ऑक्सीजन फ्रेंड्स कहीं से नहीं लाते हैं। देखिए ये जल में जो ऑक्सीजन घुली रहती है उसी से जो है कि जो जलचर प्राणी सांस लेते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने। देखिए जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठीक है। ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। ठीक है। तो उसी प्रकार ये बताया जा रहा है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से जो है कि गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण था। और यहाँ पे फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने 19 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है। तो सिलेंडर में फ्रेंड्स आपकी जो है कि भरी जाती है कौन सी गैस, तो प्रोपेन और ब्यूटेन, ये दोनों गैस ही भरी जाती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और फ्रेंड्स आपको जो है कि टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। और चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 तीनों के एमसीक्यूज को करेंगे। जितने महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनका एमसीक्यूज बनाया गया है और इसमें एक भी जो है कि टॉपिक को हमने छोड़ा नहीं है। ठीक है। तो देखिए यहाँ से 20 नंबर का प्रश्न क्या है, वाष्पीकरण के कारण जो है कि शीतलता के उदाहरण कौन कौन से हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ से 20 का जो है कि राइट आंसर क्या है, सी है, ए और बी दोनों। यानी कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनना चाहिए। बर्फीली जल से भरी गिलास के बाहरी सतह पर जल की बूंदों का नज़र आना, ये जो है कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता के उदाहरण हैं। मतलब फ्रेंड्स आप जो है कि जैसे फ्रिज से आपने एक बोतल निकाला, उसको आपने टेबल पे रख दिया, कुछ टाइम बाद जो है कि आप देखेंगे तो बोतल के ऊपरी सतह पर कुछ जल की बूंदें दिखाई देती हैं। तो वो यही है क्या, आपका वाष्पीकरण के कारण जो है कि शीतलता के उदाहरण हैं। ठीक है। और यहाँ से ये क्या है, गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनना चाहिए। किस लिए, क्योंकि जो पसीने जो होते हैं वो जो सूती कपड़े होते हैं वो जल्दी से सोख लेते हैं। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से आपका जो है कि देखिएगा, देखिए वायु की गति में वृद्धि, हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जैसे आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। ठीक है। देखिए बर्फीली जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं। तो देखिए कि इसीलिए वाष्पीकरण की शीतलता के कारण जो है कि ये नज़र आती हैं। ठीक है। तो यही सारी हेडिंग है, आपको जो है कि इतना पढ़ेंगे तो आपको यही चीज़ें मिलेंगी फ्रेंड्स। देखिए गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए। ठीक है। तो देखिए शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। ठीक है। तो वो जो सूती कपड़े होते हैं फ्रेंड्स वो आपके पसीने को सोख लेते हैं और जैसे आपको जो है कि थोड़ा बहुत हवा चलती है तो आपको जो है कि ठंडक महसूस होती है। ठीक है। तो यही है। और यहाँ से अब जो है कि फ्रेंड्स यहाँ पे 21 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। देखिए दाब का मात्रक क्या होता है। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स दाब का मात्रक जो है कि होता है आपका पास्कल होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ से देखिएगा आपके इस बुक में क्या दिया गया है, कुछ जो है कि आपकी राशियाँ मात्रक
और प्रतीक दिया गया है, तो इसमें यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। देखिए, तापमान का मात्रक केल्विन, लंबाई का मात्रक मीटर, संहति का मात्रक किलोग्राम, भार का मात्रक न्यूटन, आयतन का मात्रक घन मीटर और घनत्व का मात्रक किलोमीटर प्रति घन मीटर और दाब का मात्रक यहाँ से पास्कल हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, इनको जो है कि आपको याद रखना है। और यहाँ से अब हम लोग चलते हैं अपने जो है कि दूसरे चैप्टर की तरफ। पहले चैप्टर में आपको जितने महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो आपने जो है कि कर लिया। ठीक है, देखिए छोटे छोटे चैप्टर हैं फ्रेंड्स, इसमें जो है कि ज़्यादा डाटा नहीं दिया हुआ है। एक चैप्टर में 20 से 22 डाटा दिया गया है, ऐसा डाटा जो एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिएगा, पहला प्रश्न हमारा क्या है, निम्न में कौन सा कोलाइड नहीं है। ठीक है, तो ये आपका जो है कि एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं और उन्हीं पेपर्स के मैं यहाँ पे चैप्टर वाइज जितने प्रश्न पूछे गए हैं आपके एग्जाम्स में, तो आपको इससे अंदाज़ा लगेगा कि इस चैप्टर से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है, तो इसमें जो सिरका होता है फ्रेंड्स, ये कोलाइड आपका नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल यहाँ पे 9th का जो है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स अपना जो है कि यहाँ से देखिए इसमें क्या दिया गया है, तो देखिए इसमें दिया गया है कोलाइड्स की सामान्य उदाहरण। ठीक है, तो इसमें आपका कोहरा हो गया, बादल हो गया, कुहासा, धुआं, स्वचालित वाहन का निथार, शेविंग क्रीम, दूध, फ्रेश क्रीम, मैग्नीशियम मिल्क, कीचड़, फोम, रबड़, स्पंज, म्यूमिस, जेली, पनीर, मक्खन, रंगीन रत्न पत्थर, दूधिया कांच, ये सभी क्या हैं, तो ये सभी आपके जो है कि कोलाइड्स के उदाहरण हैं। ठीक है, और ये फ्रेंड्स आपका जो है कि महत्वपूर्ण है। और आपका दूसरा चैप्टर क्या है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक है, तो बिल्कुल हम लोग बुक से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यहाँ से देखिएगा मिश्रण किससे मिलकर बना होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स जो मिश्रण होते हैं और ये आपके जो है कि बने होते हैं एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों से ये मिश्रण बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा जो है कि चैप्टर है और यहाँ पे देखिए मिश्रण क्या है, किसी एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि समांगी मिश्रण क्या है। तो समांगी मिश्रण फ्रेंड्स हम लोग जो है कि उसे बोलते हैं वह मिश्रण जिसकी बनावट समान हो, इसे हम लोग समांगी मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा विषमांगी मिश्रण क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स विषमांगी मिश्रण वो होते हैं जिसकी मिश्रण जिसकी बनावट जो है कि असमान हो, उसे हम लोग विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखते हैं अपने 5 नंबर के प्रश्न को। इससे पहले यहाँ पर देखते हैं, देखिए जिसकी बनावट समान होती है इस तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण बोलते हैं अथवा विलयन कहते हैं। इस तरह के मिश्रण जो है कि जिनके कुछ अन्य उदाहरण हैं, जल में नमक और जल में जो है कि चीनी का घुलना, ये क्या है फ्रेंड्स, तो ये जो है कि समांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। और देखिए यहाँ से उनके अंश भौतिक दृष्टि से पृथक हैं। इस तरह के मिश्रण को जो है कि विषमांगी मिश्रण बोलते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, नमक और सल्फर एवं जल और तेल विषमांगी मिश्रण की कुछ अन्य उदाहरण हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। और यहाँ से हम लोग देखते हैं अपना जो है कि 5 नंबर का प्रश्न, विलयन क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स विलयन जो होता है ये दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, ये हमारा विलयन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने जो है कि देखिए विलयन क्या है। देखिए विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। और देखिए फ्रेंड्स इसमें ज़्यादा डाटा भी नहीं है, बिल्कुल जो डाटा महत्वपूर्ण है एग्जाम्स में प्रश्न जहाँ से बनता है उन सभी चीज़ों को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, देखिए विलयन के कौन कौन से भाग होते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स विलयन के जो है कि होते हैं विलायक और विलेय, ये क्या है, तो विलयन के 2 भाग हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा देखिए मिश्र धातुएं, ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मिश्रण धातुओं का मिश्रण जो कि होता है
क्योंकि अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संघटक रखते हैं। ठीक है, देखिए उदाहरण के लिए क्या दिया गया है कि पीतल जिंक लगभग 30% और कापर लगभग 70% का मिश्रण है। ठीक है, और देखिए किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलय में बांटा जाता है। विलयन वह घटक है जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे हम लोग विलायक बोलते हैं। विलयन का वह घटक प्रायः कम मात्रा में होता है जो कि विलायक में घुला होता है, उसे हम लोग विलेय बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से महत्वपूर्ण है। और अपने जो है कि 7 नंबर के प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए विलयन में विलायक कौन से होते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स विलयन में जो है कि विलायक ये हमारे कौन से होते हैं, तो ये होते हैं जिनकी मात्रा ज़्यादा होती है वो विलायक होते हैं। ठीक है, और विलय कौन से होते हैं, जिनकी मात्रा कम होती है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका जो है कि गिलास है। ठीक है, इसमें जो है कि पानी भरा हुआ है। ठीक है, और इसमें आपने जो है कि चीनी को डाला। ठीक है, चीनी को डाला तो देखिए विलयन में विलायक कौन से होते हैं, तो जिनकी मात्रा ज़्यादा होती है। तो पानी की मात्रा ज़्यादा है तो ये विलायक हो गया, और जिनकी मात्रा चीनी की मात्रा या नमक की मात्रा कम होती है तो वो हमारा विलयन हो गया। ठीक है, तो यही है। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए विलयन में विलय की मात्रा विलायक में कितनी होती है। ठीक है, तो देखिए विलयन में विलय की मात्रा जो है कि ये होती है हमारी फ्रेंड्स कम होती है। अभी आपने ऊपर देखा था, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। और देखिए यहाँ से किसी विलयन को दो भागों में विलायक और विलय में बांटा जाता है। देखिए विलयन क्या वह घटक जिसकी मात्रा दूर से अधिक होती है। ठीक है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे हम लोग विलायक बोलते हैं। विलयन का वह भाग प्रायः कम मात्रा में होता है जो कि विलायक में घुला होता है, उसे हम लोग विलय बोलते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से देखिएगा चीनी और जल के विलायक में विलय कौन सा है। तो फ्रेंड्स विलय और विलायक अभी आपने देखा था ऊपर। तो चीनी और जल के विलायक में विलय कौन सा है, तो विलय फ्रेंड्स निश्चित तौर पे आपकी चीनी है। ठीक है, जिसकी मात्रा कम है वो जो है कि विलय होगा, और जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो हमारा विलायक होगा। ठीक है, तो चीनी और जल के विलायक में जो है कि विलय कौन सा है, तो विलय हमारा जो है कि यहाँ पे विलय क्या है, तो वो हमारा जो है कि चीनी है। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से देखिएगा उदाहरण के लिए, देखिए यहाँ से चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें जो है कि चीनी क्या है, विलय है, और जल क्या है, विलायक है। ठीक है, और आयोडीन और एल्कोहल का विलयन जिसमें टिक्चर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। आयोडीन इसमें क्या है, विलय है, और एल्कोहल क्या है, विलायक है। ठीक है, यही एग्जाम्पल फ्रेंड्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए वातयुक्त पेय सोडा जल कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में इनमें जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलय है, जल क्या है, विलायक है। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा वायु में जो है कि गैस का विलयन है, यह मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% का समांगी मिश्रण है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग बोलेंगे क्या, तो यहाँ पे जो है कि हम लोग नाइट्रोजन को जो है कि वायु का विलायक बोला जाएगा, और वायु में दूसरी गैस बहुत कम मात्रा में होती है, उपलब्ध होती है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स छोटे आकार के कारण विलयन के कण जो है कि गुजर रही प्रकाश की किरण पर क्या प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो ये जो है कि प्रकाश की किरण को जो है कि फैलाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग देखते हैं, देखिए विलयन के गुण क्या होते हैं, तो देखिए विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कण व्यास में 1 nm यानी कि 10⁻⁹। तो ये भी पूछा जाता है कि 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, तो 10⁻⁹ मीटर होता है। ये भी आपका जो है कि महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए अपने छोटे जो है कि आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है, इसलिए विलयन में प्रकाश का जो है कि मार्ग दिखाई नहीं देता है। ठीक है, और देखिए यहाँ से छनने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन अस्थायी है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से देखिएगा विलयन में मौजूद विलय की मात्रा के आधार पर विलयन कौन कौन से प्रकार के होते हैं, तो जो है कि विलयन जो है कि आपके कौन कौन से प्रकार के होते हैं, तो तनु
सांद्र और संतृप्त। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए विलयन की सांद्रता। देखिए फ्रेंड्स, विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ होते हैं। देखिए विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु सांद्र संतृप्त घोल जो है कि कहा जा सकता है। ठीक है, तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से देखिएगा, एक निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता तो उस विलयन को जो है कि क्या कहेंगे, तो उस विलयन को फ्रेंड्स हम लोग जो है कि कहेंगे संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन किसे कहेंगे, तो एक निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उस विलयन को हम लोग संतृप्त विलयन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है। देखिए दूसरे शब्दों में दिए गए, देखिए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, तो यहीं से सारे प्रश्न आपके फ्रेंड्स बनाए गए हैं। और यहाँ से देखिएगा विलयन के कणों का व्यास जो है कि कितना होता है, तो देखिए अभी मैं आपको ऊपर बताया था 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, तो 13 का जो है कि आपका राइट आंसर क्या है, 1 नैनोमीटर। यही पूछा जा रहा है कि एक जो है कि यहाँ पे 1 nm बराबर क्या होता है, तो 1 nm बराबर 10⁻⁹ जो है कि 9 होता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर इसीलिए ए बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए वायु में विलायक कौन सा होता है, तो देखिए फ्रेंड्स वायु में जो है कि विलायक ये जो है कि आपके होते हैं नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन जो है कि क्या है, ये विलायक है। क्यों विलायक है, क्योंकि फ्रेंड्स नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो वायु में जो है कि नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा है, तो ये क्या है, ये हमारा विलायक है। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से देखिएगा, वातयुक्त पेय जैसे सोडा जल कोक इत्यादि तरल विलेय में गैस के रूप में होते हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलेय तथा जल क्या है, विलायक है। देखिए वायु गैस में गैस का विलयन है, यह मुख्यतः जो है कि दो घटकों ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% का समांगी मिश्रण। देखिए नाइट्रोजन को क्या बोला जाएगा, तो नाइट्रोजन को जो है कि वायु का विलायक कहा जाता है। तथा वायु में दूसरी गैस बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती है, तो नाइट्रोजन ज़्यादा होती है, इसीलिए जो है कि ये क्या है, वायु का विलायक है। देखिए क्रिस्टलीकरण कहाँ कहाँ जो है कि प्रयोग होता है। ठीक है, तो क्रिस्टलीकरण फ्रेंड्स आपके जो है कि समुद्र जल से प्राप्त नमक को शुद्ध करने में होता है, अशुद्ध नमूने में फिटकरी को पृथक करने में होता है, और अशुद्ध नमूने से कॉपर सल्फेट को पृथक करने में होता है। तो उपर्युक्त तो सभी आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए मोमबत्ती के जो है कि जलने की प्रक्रिया में कैसा परिवर्तन होता है। ठीक है, तो देखिए मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में जो है कि ये हमारा होता है फ्रेंड्स आपका भौतिक और रासायनिक दोनों होता है। ठीक है, देखिए यही एग्जाम्पल आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि आप कंफ्यूज होंगे कि मोमबत्ती जलती है तो ये हमारा जो है कि रासायनिक प्रतिक्रिया, रासायनिक जो है कि परिवर्तन होगा या भौतिक परिवर्तन होगा, लेकिन यहाँ पे दोनों जो है कि ठीक है, तो ए और बी यहाँ पे दोनों राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिए, देखिए मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। देखिए क्या आप इनकी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ से देखिए रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकरण, तो यहाँ से देखिएगा सर्वप्रथम तत्व शब्द किसने प्रयोग किया था। ठीक है, तो सर्वप्रथम जो है कि तत्व शब्द ये आपका जो है कि रॉबर्ट बायल के द्वारा जो है कि प्रयुक्त किया गया था। ठीक है, और रॉबर्ट हुक की बात करेंगे तो ये जो है कि रॉबर्ट हुक यहाँ पे सर्वप्रथम तत्व शब्द किसने प्रयोग किया था, तो रॉबर्ट बायल के द्वारा। और देखिए यहाँ से दिया भी गया है, देखिए तत्व शब्द, देखिए फ्रेंड्स रॉबर्ट बायल जो है कि पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का जो है कि प्रयोग किया था। और देखिए फ्रांस के रसायन एंटोनी लॉरेंस लवाजिये सन 1773 से
1794 ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को जो है कि प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो ये रॉबर्ट बायल को आप याद रखेंगे। 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का जो है कि प्रयोग किए थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारा जो है कि तत्व है, और यहाँ से ये जो है कि आपका ये पहले से ही आप जो है कि देख चुके हैं। और यहाँ से देखिएगा, देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से मिश्रण हो गया है। ठीक है, मिश्रण आपने जो है कि देख ही लिया है। और यहाँ से आपका जो है कि ये मिश्रण और यौगिक है। तो ये आप जो है कि देखिए तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं। तो ये आप जो है कि छोड़िए, एमसीक्यूज को आप जो है कि करके, और यहाँ से देखिएगा तीसरा प्रश्न, तीसरे चैप्टर के एमसीक्यूज को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, किन दो वैज्ञानिकों ने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को जो है कि स्थापित किया था। ठीक है, तो ये जो है कि फ्रेंड्स आपके कौन कौन से वैज्ञानिक थे, तो अथवा एल लवाजिये और जोसेफ एल प्राउस्ट। ये जो है कि ये दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को जो है कि स्थापित किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने जो है कि देखिए रासायनिक संयोजन के नियम। देखिए लवाजिये एवं जोसेफ एल प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित दो नियम प्रतिपादित किए थे। कौन कौन नियम, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और एक और नियम है जो आपको देखिए स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव एक संबंधी 8 होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से प्राउस्ट ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया था, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। और यहाँ से देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, यौगिक में तत्व सदैव कैसे द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। ठीक है, तो यौगिक फ्रेंड्स आपके जो है कि यौगिक में तत्व सदैव जो है कि कैसे द्रव्यमानों के अनुपात में, तो निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में जो है कि विद्यमान होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखते हैं अपना जो है कि तीसरा प्रश्न। तो देखिए यौगिकों के अणु, देखिए भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा अपना जो है कि अगला प्रश्न। देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहलाता है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है कि द्रव्यमान का सृजन नहीं हो सकता और द्रव्यमान का जो है कि विनाश भी नहीं हो सकता। तो ये दोनों जो है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है न ही विनाश किया जा सकता है। ठीक है, और देखिए स्थिर अनुपात का नियम, देखिए लवाजिये एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों यहाँ से शायद इतना ही था। और यहाँ से देखिएगा निम्न में से डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना कौन सी थी। ठीक है, तो डाल्टन की विवेचना फ्रेंड्स आपकी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान हो और यौगिकों में परमाणु की सापेक्ष संख्या निश्चित हो, ये भी सही है। और परमाणु न तो सृजित हो सकता है और न ही इसका विनाश हो सकता है। ठीक है, तो उपर्युक्त में से सभी जो है कि आपका राइट आंसर है, डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना थी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व यौगिक या मिश्रण हो सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। देखिए जिन्हें हम लोग परमाणु बोलते हैं। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से कर सकते हैं। देखिए यहाँ से सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित और न ही उनका विनाश हो सकता है। देखिए दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होता है। और यहाँ से देखिएगा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। और देखिए भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग
कर यौगिक निर्मित करते हैं। और देखिए किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार जो है कि निश्चित होते हैं। ठीक है, तो ये जो है कि आपके जो है कि डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना इस प्रकार आप जो है कि कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से देखिएगा परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। और ये देखिए क्या है, 1 मीटर बराबर 10 पे 9 और 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है 10 पे -9। तो आप जो है कि याद रखिएगा 1 nm बराबर क्या होता है, 1 nm बराबर 10 पे -9 मीटर होता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है और ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से परमाणु त्रिज्या को किस में मापा जाता है, तो परमाणु त्रिज्या को फ्रेंड्स आपका नैनोमीटर में मापा जाता है। अभी मैं ऊपर आपको बताया था। ठीक है, और यहाँ से देखते हैं, देखिए परमाणु त्रिज्या को जो है कि नैनोमीटर में मापा जाता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10 पे -9 मीटर होता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से देखिएगा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किन नियमों पर आधारित था। ठीक है, तो डाल्टन का जो है कि परमाणु सिद्धांत किन नियमों पर आधारित था, तो ये जो है कि फ्रेंड्स आपका जो है कि निर्धारित था ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ पे रासायनिक संयोजन से जो है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आधारित था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार ये जो है कि आप जो है कि देख ही चुके हैं। और यहाँ से देखिएगा IUPAC का पूर्ण रूप क्या है, तो IUPAC का जो है कि पूर्ण रूप क्या होता है, तो देखिए फ्रेंड्स IUPAC का जो है कि पूर्ण रूप इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये महत्वपूर्ण था। और यहाँ से देखिए कि किस वैज्ञानिक ने तत्वों के प्रतीक दिए जो तत्वों के नाम के 1 या 2 अक्षरों से प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है कि बर्जीलियस के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा आगे पहले कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्व के प्रतीकों का प्रयोग किया था, तो पहले वो वैज्ञानिक फ्रेंड्स आपके डाल्टन थे जिन्होंने जो है कि तत्व के प्रतीकों का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिए क्या दिया गया है, यहाँ से देखिए उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया था। यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था। ठीक है, देखिए बर्जीलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नाम के 1 या 2 अक्षरों से प्रदर्शित होता था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से देखिएगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC का एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में जो है कि किया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं, किस रूप में कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को लेते हैं। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपका जो है कि मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई में जो है कि ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा, देखिए निम्न में से नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कौन सा है, तो देखिए फ्रेंड्स नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान आपका जो है कि 14 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिए कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ से हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 और कैल्शियम का 40 होता है। ये आपके बुक्स में दिया गया है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, तो ये फ्रेंड्स परमाणु की जो है कि परमाणुकता बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को हम लोग परमाणु की परमाणुकता बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को अणु की जो है कि परमाणुकता इसको बोलते हैं हम लोग। और देखिए यहाँ से देखिए
देखिए भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु जो है कि निर्मित करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह जो रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं परमाणु। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखते हैं ऑक्सीजन की परमाणुकता जो है कि कितनी होती है, तो ऑक्सीजन की फ्रेंड्स परमाणुकता होती है, ऑक्सीजन की द्विपरमाणुकता होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ से ऑक्सीजन क्या है, इसकी परमाणुकता द्विपरमाणुकता है। तो ये सभी ऑर्गन जैसे एक परमाणुकता, हीलियम एक परमाणुकता, हाइड्रोजन द्वि और नाइट्रोजन द्वि, क्लोरीन द्विपरमाणुकता, तो ये सभी आपको याद रखना है एक ही नज़र में। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से ये सभी हम लोग देख चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में आप जो है कि ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स देखिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है कि सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। और आपने जो है कि चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के MCQs को कंप्लीट किया। अगली वीडियो में फ्रेंड्स आपको जो है कि चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 के MCQs आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।